बाजार बोलता है। एक बार एफआईज डीआईज का डेटा देख लेते हैं, क्योंकि कल एफआईज ने जितनी सेलिंग की उतनी डीआईज ने खरीदारी नहीं की और इम्पैक्ट विजिबल था। स्क्रीन रेड में थी कल और देख सकते हैं आप, एफआईज ने करीब 2627 करोड़ रुपए का माल बेचा, वहीं डीआईज ने 577 करोड़ रुपए की बाइंग की। बाइंग में तो थे डीआईज, लेकिन जितना एफआईज ने बेचा उस लाइन में नहीं थे। अक्सर हम पिछले 3-4 दिन से ये डिस्कस कर रहे हैं कि जितना एफआईज माल बेचते हैं उतना ही लगभग डीआईज खरीद लेते हैं, तो मार्केट स्टेबल रहता था। कल ऐसा नहीं हुआ तो थोड़ा मार्केट में वीकनेस, लेकिन आज का डेटा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुई है। अब ये सस्टेन करेगी या नहीं। सस्टेन करने के लिए एक बार ग्लोबल इंडिसेस देख लेते हैं। डाउ जोन्स जहां पर कि कल 0.25% का उछाल देखने के लिए मिला। कारण बताएंगे कि क्यों कल अमेरिकन मार्केट्स में तेजी देखने के लिए मिली। शंघाई हैंसेंग दोनों में अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है, खासतौर से हैंसेंग में करीब 1.5% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। निकाई फ्लैट है लेकिन ऑन द पॉजिटिव साइड है। कोस्पी में करीब 1% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। आज के टॉप गेनर्स जहां पर कि अच्छा रुझान देखने के लिए मिल रहा है, इस पॉजिटिव मार्केट में भी अच्छी स्ट्रेंथ शेयर दिखा रहे हैं, तो वो टॉप गेनर्स हैं। ऑटम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रा करीब 13% ऊपर है। इडलवाइज करीब 10% ऊपर है। कल हमने इस पर छोटे शेयरों में चर्चा भी की थी काउंटर पर, और आज देखिए 10% ऊपर। कैफिन टेक यहाँ पर लगातार अच्छे रिजल्ट्स के बाद स्ट्रेंथ बनी हुई है, करीब 9%। आईटीडी सीमेंटेशन कल भी हमने बात की थी इसके रिजल्ट्स पर, और रिजल्ट्स अच्छे आए थे, और रिजल्ट्स के बाद कल भी मूव अच्छा था, आज भी मूव अच्छा है, 6% ऊपर है। मेट्रो ब्रांड्स यहाँ पर भी करीब 6% का मूव देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट लूजर्स वाली लिस्ट भी देख लेते हैं कि आज के बढ़े हुए मार्केट में भी कौन स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहे हैं। तो एवलॉन यहाँ पर करीब 6% की गिरावट, बेयर क्रॉप साइंस करीब 6% की गिरावट, एमटीएनएल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, लगातार इसमें गिरावट ही देखने के लिए मिल रही है। जेपी पावर यहाँ पर भी हमने कल बात की थी, लेकिन कल हमने देखा कि इसमें स्ट्रेंथ खोता हुआ दिखाई दिया है काउंटर, और आज भी इसमें 4% की गिरावट। और बिरला कॉर्प यहाँ पर भी करीब 4% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। अमेरिकन मार्केट्स में एक तेजी बनी, उसके बाद दुनिया भर के बाजार तेज हो गए। अमेरिकन मार्केट में ऐसी क्या खबर थी जिसने कि मार्केट को तेज कर दिया? आपको याद होगा पिछले शुक्रवार मार्केट गिरा था, और अमेरिकन मार्केट्स में थर्सडे की नाइट काफ़ी ख़राब रही थी, जिसका इम्पैक्ट दुनिया भर के बाज़ारों पर देखने के लिए मिला था। वहाँ पर एक डेटा आया था बेरोजगारी का पिछले थर्सडे, वो हर वीक में देते हैं। इस थर्सडे को भी वही डेटा आया, और वो डेटा इस बार थोड़ा ठीक आ गया। 17,000 कम बेरोजगार हुए वहाँ पर, और बेरोजगारी सुधरती हुई दिखाई दी। केवल इस डेटा ने मार्केट की तस्वीर पलट दी, और अमेरिकन मार्केट कल एक अच्छे रन में आ गया। साथ ही अगर देखें तो कल एक और खबर थी कि जापान में 7.1 मैग्नीट्यूड के जो मैग्नीट्यूड का जो एक अर्थक्वेक था वो आया था। उसके बाद सुनामी अलर्ट जारी हो गया था। उस समय इंडियन मार्केट चल रहा था, तो इंडियन मार्केट में लोग थोड़ा सा पोजीशन को कैरी ओवर करने में थोड़ा सा टेंशन में थे, उन्होंने नहीं की, इसलिए कल मार्केट में थोड़ी सी एक वीकनेस भी थी। उसके बाद कल रात में जापान ने अपना जो सुनामी अलर्ट था वो वापस ले लिया, तो दुनिया भर के बाजार के लिए ये भी एक खतरा टल गया। तो ये दो खतरे टलते हुए दिखाई दिए, एक बेरोजगारी, एक सुनामी अलर्ट, सुनामी का। तो उसके बाद हम देख रहे हैं दुनिया भर के बाजारों में एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। रुचित जी, वैसे तो ज़्यादातर आपने बताया कि प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी है, लेकिन कहीं पर कुछ ऐसे सेक्टर या कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आप फोकस कर रहे हैं ऑन द पॉजिटिव साइड ऑल्सो? विवेक जी, पिछले एक हफ्ते में जो मार्केट्स में हमने करेक्शन देखा है, वो करेक्शन में हम ऐसे सेक्टर्स देख रहे हैं कि जो इस करेक्टिव फेज में गिर नहीं रहे, यानी कि अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ करेक्शन के टाइम पे दिखा रहे हैं। और फार्मास्यूटिकल एक ऐसा स्पेस है कि जहाँ पे आप देखिए तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग मूव्स वहाँ पे हो रहे हैं। तो इवन एफएमसीजी में से कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है, नो एक्सेप्ट नो मेरिको जैसे स्टॉक्स जो मोर बांग्लादेश रिलेटेड न्यूज फ्लोज पे हमने मूव्स देखे। पर अदरवाइज एफएमसीजी भी एक ऐसा स्पेस रहा है कि जहाँ पे स्टॉक्स गिर नहीं रहे जब मार्केट खराब हो रहा है तभी। तो थोड़े डिफेंसिव नेचर के है, बट आई थिंक फार्मा एक ऐसा पैक रहेगा कि जहाँ पे आप एक स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग पोजीशंस करंट लेवल्स पे भी बना सकते हैं। विद इन द लार्ज कैप फार्मा नेम सन फार्मा है कि जहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स, एक बुलिश फ्लैग पैटर्न जैसा टेक्निकली स्टॉक में बना है। रिसेंट अपमूव के बाद कंसोलिडेशन हुआ है, सपोर्ट सारे इंटैक्ट है, तो करंट लेवल्स पे सन फार्मा खरीदारी कर सकते हैं 1680 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे। और आई थिंक यहाँ पे 1820 तक के आसपास के टारगेट्स शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी, एक नीलसन की रिपोर्ट आई है जिसमें कि उन्होंने कहा कि Q1 में एफएमसीजी के जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 7.5% से घट के 3.8% रही अप्रैल जून क्वार्टर में। ज़्यादातर कंपनीज के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, वॉल्यूम ग्रोथ के डेटा भी हमें मिल चुके हैं, लेकिन ये ओवरऑल कंसोलिडेटेड है, लिस्टेड प्लस अनलिस्टेड सभी कंपनीज का मिलाकर वॉल्यूम ग्रोथ घटी है, 3.8% रही है। मार्च क्वार्टर में करीब यही ग्रोथ 6.5% थी, तो Q on Q भी घटी है, YoY भी घटी है।
सर लेकिन कंपनीज की कमेंट्री ये बोलती है कि वॉल्यूम ग्रोथ ठीक होगी क्योंकि मॉनसून ठीक रहा है अभी तक। इस पर प्ले आउट करना चाहिए कि आउटलुक ठीक है कंपनीज का। अगर आउटलुक ठीक है तो एफएमसीजी की कौन सी कंपनीज हैं जहां पर फोकस करें? वो डेफिनेटली आप देखेंगे विवेक जी, तो ज्यादातर हमारे मार्केट्स में मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये देखते ही है कि रीसेंट डेटा या पास्ट का डेटा क्या है, पर ज्यादा रिएक्शन स्टॉक प्राइसेस पे आने वाले फ्यूचर के आउटलुक पे रहता है, क्योंकि मार्केट हमेशा फ्यूचर आउटलुक जो रहता है वो जल्दी से जल्दी डिस्काउंट करने की कोशिश करता है। और जो मैनेजमेंट की कमेंट्रीज जैसे आपने बताई है कि फ्यूचर आउटलुक पॉजिटिव लग रहा है, सो आई थिंक इसीलिए हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी स्टॉक्स में इतने कोई करेक्शंस नहीं आ रहे। सो मेरे ख्याल से एफएमसीजी एक बास्केट है जो आपको एक रिलेटिवली डाउनसाइड लिमिटेड हम कह सकते हैं कि इसमें रहेगा। करेक्शंस अगर ये स्टॉक ये इंडेक्सेस या स्टॉक्स में रहेंगे तो फिर भी मोर एक टाइम वाइज करेक्शन रहेंगे, जहाँ पे कुछ हफ्तों के साइडवेज कंसोलिडेशन रहेंगे और फिर अप ट्रेंड का रिजम्पशन देखेंगे। एचयूएल आईटीसी आई थिंक ये दोनों ही स्टॉक्स, अगर आप एफएमसीजी अगर देखें इंडेक्स का सबसे बड़े हैवीवेट से दो स्टॉक्स है और दोनों ही के चार्ट स्ट्रक्चर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। सो आई थिंक एफएमसीजी में से एचयूएल और आईटीसी, इवन यूनाइटेड स्पिरिट्स जो एफएमसीजी इंडेक्स का पार्ट है, वहां पे भी आप देखेंगे तो अभी भी नो न्यू हाईस, न्यू ऑल टाइम हाईस के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक ये कुछ ऐसे चुनिंदा नेम्स है एफएमसीजी बास्केट में से जो आपको एक अच्छे रिटर्न्स करंट लेवल से भी बना के दे सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर एफएमसीजी में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। कल हमने एक सेगमेंट शुरू किया था रैपिड फायर राउंड, जिसमें कि दर्शकों के जल्दी जल्दी हमने सवाल लिए थे और उस पर दर्शक काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स भी आए उसको लेकर। तो एक बार दोबारा से, चूँकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं रुचित जी, तो उनसे फटाफट से टेक्निकली इस राउंड को शुरू कर लेते हैं। निरंजन बैद्य जी का सवाल है पीएनबी पर। सर 1 साल का व्यू जानना चाहते हैं। ये एफ&ओ के लिहाज से देखूं तो बैन में आ गया, इसलिए काउंटर थोड़ा सुस्त हो गया है। मार्केट आज इतना तेज है, काउंटर पर रिएक्शन नहीं है। तो 1 साल के पर्सपेक्टिव से देखें, आई थिंक थोड़ा सा और करेक्शन स्टॉक में रह सकता है, जहाँ पे 105 से 108 के सपोर्ट रेंज बनेंगे। वो रेंज आते हैं तो ये स्टॉक कॉन्ट्रा ट्रेड्स या खरीदारी के लिए काफी अच्छे लेवल्स रहेंगे, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेंगे। सो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के करेक्शन है, फ्रेश बाइंग करनी है तो 105 से 108 की रेंज में अगर आता है तो वो लेवल्स पे स्टॉक में नई खरीदारी कीजिएगा। जी, 105 से 108 के बीच में खरीदारी कर सकते हैं। सर पुनीत शर्मा जी का सवाल है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी एचसीसी के। सर 1500 शेयर है इनके पास 55 के, और आईएफसीआई 85 के। 3 मंथ्स के इनके टारगेट ये पूछ रहे हैं। अभी तो इनके भाव भी आ जाएं वो इम्पॉर्टेंट होगा। सर भाव मिल पाएंगे इनको 3 महीने के अंदर? पॉसिबल है मिल पाए, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि क्योंकि आपके काफी शॉर्ट टर्म नजरिया ही है 3 महीने का, तो आप बिना स्टॉप लॉस के काम ना करें। एचसीसी में देखेंगे तो स्टॉक एक 20 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट ये पूरे अप ट्रेंड में एक्ट किया है, और वो सपोर्ट अभी 42.5 के आसपास आ रहे हैं। तो 42 रुपए के स्टॉप लॉस रखिए। अगर 42 के रुपए के स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होते और ये स्टॉक वापस से हायर टॉप हायर बॉटम कंटिन्यू रखते हैं तो आप 57 से 58 रुपए के टारगेट ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी, एक हमारे दर्शक हैं मोनिरुल शेख। इन्होंने लॉयड्स इंजीनियरिंग के कुछ शेयर लिए हुए हैं, 450 शेयर लिए हुए हैं 17.72 रुपये पर। आपका ओपिनियन मांग रहे हैं सर। लॉयड्स इंजीनियरिंग का बाइंग प्राइस काफी अच्छा है, तो जी मार्जिन ऑफ बिल्कुल। सेफ्टी उनके पास काफी अच्छी है। सो फिलहाल तो ब्रॉडर ट्रेंड स्टॉक का पॉजिटिव है। 70 रुपए के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस अब ये स्टॉक ने बनाया है, जो इनके बाइंग प्राइस से काफी ऊपर है। तो 70 रुपीज के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और अपने पोजीशंस को होल्ड करें। 70 के लेवल्स ब्रेक होते तो फिर आप अपने पोजीशंस पे प्रॉफिट बुकिंग कीजिएगा। अदरवाइज ऐसे ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। अगर नया हाई वापस से बनता है स्टॉक में आने वाले समय में, तो फिर आप अपने स्टॉप लॉस से 70 से हायर नया सपोर्ट बेस जो भी रहेगा वहां पे अपने स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दीजिएगा। बिल्कुल। सर शेख साहब, मैं आपको पहले तो बहुत सारी बधाई देता हूं, क्योंकि आपने 17.72 रुपये पर ये शेयर लिया और अभी 79 चल रहा है। तो मल्टी बैगर रिटर्न तो आप भी बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जहां से भी आपने पिक ली या आपकी अगर खुद की रिसर्च है, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर। सुमन चौधरी सर, मेरे इनका क्वेश्चन है कि इनके पास आईआरएफसी के 200 शेयर हैं 117 रुपये के भाव के। वेरी नाइस। ये पूछ रही हैं कि क्या अब आईआरएफसी को सेल करके प्रदीप फॉस्फेट में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या? मेरे ख्याल से आईआरएफसी फिलहाल तो आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे नहीं कि ब्रॉडर ट्रेंड स्टॉक में खराब है। जस्ट काफी चल चुके थे इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद में, इसके लिए आई थिंक ये शॉर्ट टर्म करेक्शंस रेलवे स्टॉक्स में आ रहे हैं। बट एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें, यहाँ पे कोई रिवर्सल के साइंस नहीं। पैराडिप फॉस्फेट के भी अगर आप मिड टू लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं तो स्ट्रक्चर्स तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है। सो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे रख सकते हैं। इनकेस आपको ये स्टॉक कोई भी डिप में 75 से 78 के आसपास मिलता है तो वो लेवल्स अच्छे रहेंगे फ्रेश लॉन्ग इसमें बनाने के लिए। जी, आरती साहू जी का सवाल है केपीआर मिल और बीएसएल इंटरनेशनल के शेयर खरीदना चाहती हैं,
किन लेवल्स पर ये खरीद सकती हैं सर? लॉन्ग टर्म के लिए पूछ रही हैं। केपीआर मिल अगर 850 के आसपास आपको मिलते हैं तो वो अच्छे स्टॉक लेवल्स रहेंगे आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से स्टॉक में खरीदारी करने के लिए। वहां पे थोड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बनेंगे। बीएसएल इंटरनेशनल सर्विसेज आई थिंक यहाँ पे भी अगर कोई डिप में आपको 350 360 की रेंज में मिलता है तो वहां पे आप स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। जी। राम विशेष कुमार जी का सवाल है, राम विश्वास जी का सवाल है एनएचपीसी के बारे में। सर कुछ बताएं, क्योंकि लोग ज़्यादातर फंसे हुए हैं और हमने देखा कि एनएचपीसी के रिजल्ट्स भी आए थे, फ्लैट रिजल्ट्स थे देखने से, लेकिन प्रॉफिट उम्मीद से कहीं बेहतर था। 900 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, 1100 करोड़ का प्रॉफिट आया था। कल भी हमने इस पर डिस्कशन किया था। अभी कैसे ट्रेड करें सर इस पर? अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो स्टॉक में कोई बड़े मूव्स एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि काफी सारे जो पीएसयू नेम्स दिख रहे हैं जो नो काफी चल चुके थे, अब वो एक कंसोलिडेशन फेज के थ्रू जा रहे हैं। सो आने वाले समय में जब तक मार्केट्स का एक अप ट्रेंड का रिजम्पशन नहीं हो जाता है तब तक आई थिंक कहीं ना कहीं ये पीएसयू स्पेस में कंसोलिडेशन कुछ साइडवेज मूव कंटिन्यू रहेगा और बड़े रिटर्न्स आपको शॉर्ट टर्म में नहीं बनेंगे। हाँ, अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो नो डाउट कि लॉन्ग टर्म के ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। एक बार ये टाइम वाइज करेक्शन में जो हायर टाइम फ्रेम के ओवरबॉट सेटअप से वो कूल ऑफ हो जाए फिर आपको वापस से स्टॉक नए हाइज बनते हुए देख सकते हैं। तो अगर पेशेंस रख सकते हैं तो स्टॉक को होल्ड कीजिए। शॉर्ट टर्म में स्टॉक साइडवेज ही लग रहा है, कोई बड़ी मूव स्टॉक में एक्सपेक्टेड नहीं है। जी। कृष्ण कुमार मौर्य जी का सवाल है टिप्स इंडस्ट्रीज पर। सर 156 शेयर हैं 619 रुपए के भाव के। आज काउंटर में अच्छा मूव भी है ऑन द पॉजिटिव साइड, पैसे भी बना रहे हैं, ये क्या करें? जी, इनफैक्ट आज ही नहीं, अगर आप पिछले कुछ महीनों में देखिए तो स्टॉक ने काफी स्ट्रॉन्ग मूव्स दिए हैं और अभी भी मैं कहूंगा अगर पोजीशंस है तो स्टॉक में बने रहना चाहिए। 580 अभी एक स्ट्रॉन्ग 580 से 600 के आसपास नो सपोर्ट बेस स्टॉक में बन चुका है। तो फिलहाल तो 600 के या 580 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे और अपने पोजीशंस को होल्ड करें। और जैसे स्टॉक प्राइस अगर 750 के आसपास जाते हैं 750 770 तो वहां पे आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने को देख सकते हैं। जी। एक हमारी दर्शक हैं अनुप्रिया जी, उनका सवाल है ऑल कार्गो गति के ऊपर। 100 शेयर हैं 100 रुपीज़ के ही प्राइस के, क्या करना चाहिए सर? अभी तो फिलहाल ट्रेंड इतना पॉजिटिव है, यहाँ पे अभी भी चेंज नहीं हुआ है। हमने काफी बड़ा समय से लंबे समय से अंडर परफॉर्मेंस ये स्टॉक में देखा है कंपेयर टू जो मिड कैप्स या ब्रॉडर मार्केट चले हैं, तो ये स्टॉक में पार्टिसिपेशन नहीं है। सो फ्रेश बाइंग ना करें। जो एग्जिस्टिंग आपकी पोजीशन है उस पर 90 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस लगेगा, 90 रुपीज टूट जाता है तो आई थिंक ये करेक्शन और फिर एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। जी। देबाशीष जाना, इनका सवाल है हिंदुस्तान फूड्स पर। सर 502 रुपये के इन्होंने लिए हुए हैं और साइन डीएलएम इन्होंने लिए हुए हैं 734 के। लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहते हैं आपसे। सो हिंदुस्तान फूड्स आपकी जो अगर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से पोजीशन है तो उसको होल्ड कर सकते हैं। ओवरऑल हमने देखा है कि जो रिसेंट अपमूव आया था उसमें वॉल्यूम्स बीच बीच में अच्छे हुए। करेक्शन में 530 से 540 इमीडिएट नियर टर्म के सपोर्ट है। सो आई थिंक लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चर्स खराब नहीं है, तो ये स्टॉक में आप अपनी पोजीशंस में बने रह सकते हैं। जी। देव वाजपेयी जी का सवाल है आरवीएनएल पर। बोल रहे हैं कि 30 शेयर हैं सर 600 रुपीज़ के प्राइस के। पूछ रहे हैं कि एवरेज करें या लॉस बुक करना पड़ेगा? आई थिंक फिलहाल तो मैं एवरेज करने की सलाह नहीं दूंगा। जैसे हमने दूसरे पीएसयू की भी रिसेंटली बात की कि ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं कि जहाँ पे एक बड़ी तेजी ऑलरेडी हो चुकी है और अब इनके कंसोलिडेशन फेजेस चल रहे हैं। सो आप अगेन सेम व्यू है आरवीएनएल में कि शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी तेजी एक्सपेक्ट ना करे। इन केस कोई पुल बैक मूव्स वगैरह आते हैं आपके कॉस्ट प्राइस के आसपास भी तो वहां पे एग्जिट करने को देखे। हाँ, लॉन्ग टर्म के चार्ट स्ट्रक्चर्स खराब नहीं है बट नियर टर्म में आने वाले कुछ हफ्ते स्टॉक का नो साइडवेज ही रहने की एक्सपेक्टेशंस है कि जहाँ पे रेजिस्टेंस पुल बैक मूव है स्टॉक में 570 560 के आसपास ही बना हुआ है और मेजर सपोर्ट 450 के आसपास आएगा स्टॉक को। जी। इसी बीच एक और इंटरेस्टिंग खबर, जहां पर कि एनएससी में जो अब निवेशकों की संख्या है वो 10 करोड़ के पार हो गई है। तो ये एक एक्सचेंज का हाल है जहां पर कि इंडिया में रजिस्टर्ड इन्वेस्टर जो एनएससी पर हैं वो 10 करोड़ के पार पहुंच चुके हैं। वैसे तो ओवरऑल इन्वेस्टर्स तो इससे भी ज़्यादा हो चुके हैं डीपी अकाउंट से अगर उनको कोरिलेट कर देखें, लेकिन एनएससी का एक एक्सचेंज पर इतने इन्वेस्टर हो जाना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बीएससी पर भी काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं जो कि रजिस्टर्ड इन्वेस्टर हैं, उनका भी डेटा देखेंगे। चूँकि एनएससी लिस्टेड भी नहीं है, बीएससी ही लिस्टेड है। बीएससी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट खबर जो कि इस समय मार्केट में सर्कुलेट हो रही है सर, कि ये गोल्ड और सिल्वर के फ्यूचर में भी काम अब शुरू करवा सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो सर एमसीएक्स को कैसे देखते हैं और बीएससी को कैसे देखते हैं? क्योंकि एमसीएक्स का तो सारा काम ही गोल्ड सिल्वर से चल रहा है। आई थिंक मोर देन 50% ऑफ द वॉल्यूम्स कम्स फ्रॉम द प्रीशियस मेटल। और अगर हम बीएससी के लिए देखें तो एक ऑलरेडी उनका चंक चला हुआ है और दूसरा अगर वो खोल देंगे तो बीएससी भी एक रिलायबल एक्सचेंज है, देन वॉल्यूम कैन डाइवर्ट।
विवेक जी, आई थिंक बहुत अर्ली है ये गैस कर पाना कि कितना वॉल्यूम वहां से डाइवर्ट होगा, क्योंकि आप देखेंगे तो जो सालों से एमसीएक्स के ऊपर नो लोग ट्रेड कर रहे हैं, आई डोंट थिंक इट विल बी वेरी इजी कि वहां पे इतनी लिक्विडिटी लाना और इतना इजी होगा कि सभी पार्टिसिपेंट्स को वहां से शिफ्ट करना। हाँ, जो नए ट्रेडर्स में भी मार्केट्स में नए इन्वेस्टर्स कमोडिटी सेगमेंट में आ रहे हैं, सो उनका एब्जॉर्ब करना आई थिंक वो थोड़ा इजी रहेगा बीएससी के लिए। सो आई थिंक एमसीएक्स के लिए ये काफी नेगेटिव रहेगा, ऐसे फिलहाल लग नहीं रहा है। और जहां तक कि ऑप्शंस की सेगमेंट की सवाल है, ऑप्शंस में जो इंट्रोडक्शन हुआ है गोल्ड ऑप्शंस और सिल्वर के ऑप्शंस में, तो आई डोंट थिंक इतना ज्यादा नो ट्रेडिंग है, इतना ज्यादा बड़ा ऑप्शंस नो एमसीएक्स में गोल्ड ऑप्शंस में इतना इतना ज्यादा पार्ट है उनके रेवेन्यूज का। सो आई थिंक नेगेटिव ज्यादा नहीं लग रहा है कि बीएससी के आने से कोई बड़ा लॉस होगा एमसीएक्स को, ऐसे फिलहाल नहीं लग रहा है। बट लेट्स सी, जैसे टाइम फोल्ड आउट होता है, जैसे बीएससी में ऑपरेशन स्टार्ट होते हैं, फिर कितना बिजनेस यहाँ पे शिफ्ट होता है, वो आई थिंक बाद में देख के ही कॉल लेना चाहिए। बट इसके बेसिस पे आई वोंट से कि एमसीएक्स में से शॉर्ट करना चाहिए या वहां पे आपका इन्वेस्टमेंट निकलना चाहिए, ये न्यूज के बेसिस पे नहीं करना चाहिए। इंडिविजुअली देखिए तो दोनों ही स्टॉक्स एमसीएक्स एज वेल एज बीएससी, ब्रॉडर ट्रेंड दोनों का ही पॉजिटिव है। सो ऐसा नहीं है कि स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट रहेगी इस न्यूज के बेसिस पे। बीएससी में भी ओवरऑल स्टॉक में रिसेंटली एक करेक्टिव फेज के थ्रू जा चुका है, प्राइस वाइज डाउन साइड यहाँ पे भी लिमिटेड लग रही है। और एमसीएक्स में आप देख रहे कल एक इनिशियल रिएक्शन था ये न्यूज पे आने पे, बट फॉलो सेलिंग वहां पे नहीं है। इनफैक्ट आज वापस से नए हाईज ये स्टॉक ने बनाए हैं। जी। मिस्टर सूरज कुमार जी का सवाल है कॉनकोर के ऊपर, 1066 रुपये की इनकी बाइंग है सर। पूछ रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा 50,000 रुपये का लॉस हो रहा है इन शेयर्स पर, क्या करें। इन्होंने बोला कि आई एम ए रेगुलर व्यूअर ऑफ मनी 9। बिल्कुल सर, हम आपका सवाल पूरी कोशिश करेंगे कि इसका आंसर आपको ढंग से मिले और आपका लॉस पूरी तरह से रिकवर हो। सर क्या करें आप? सबसे बेस्ट चीज ये है कि आपको थोड़ा और पेशेंस डेफिनेटली रखना होगा स्टॉक में। स्टॉक में शॉर्ट टर्म के करेक्शंस हो रहे हैं, हमने बाजार में भी ऐसे काफी सारे पीएसयू नेम्स में देखे कि जो काफी चल चुके हैं और अभी करेक्टिव फेजेस में है। तो नियर टर्म में आपके लॉस की भरपाई होने की चांसेस कम है, बट मिड टू लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर स्टॉक का पॉजिटिव है। सो अगर आपका थोड़ा मिड टू लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है तो आप डेफिनेटली स्टॉक में बने रह सकते हैं। इन केस अगर ऐसे कोई पैनिक में स्टॉक 900 सवा 900 की रेंज में आ जाता है, आई डोंट नो वेदर वो वहां तक इतना गिरेगा भी, बट अगर कोई ऐसे चांस मिल जाता है कि जहां पे 900 सवा 900 की रेंज में अगर स्टॉक आता है मार्केट के करेक्शन के साथ साथ, तो वो एक अपॉर्चुनिटी लीजिएगा लोअर लेवल्स पे आप फ्रेश एडिशन के लिए, ताकि अपना कॉस्ट ऑफ एवरेज जो आपका एवरेज प्राइस वो फिर नीचे आ सके। बिल्कुल। और सर कॉनकोर अपने सेगमेंट की एक बड़ी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, बड़ा मार्केट शेयर है। कंपनी के रिजल्ट्स भी आए थे कल, प्रॉफिट में करीब 6% का जंप देखने के लिए मिला, लेकिन बिल्कुल मार्केट की एक्सपेक्टेशंस शायद ज़्यादा थी, जिसकी वजह से काउंटर पर थोड़ा सा रिएक्शन नेगेटिव है। लेकिन कंपनी अपने सेगमेंट की दिग्गज कंपनी है, उसके मुकाबले में कोई कंपनी नहीं है। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, अतुल मिश्रा जी मुंबई से। मिश्रा जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हेलो जी सर, पूछिए। यस सर, हमने अडानी विलमार का सर 300 शेयर लिया है 350 रुपए में, और ये काफी दिन बाद अप साइड में आया है, तो अभी मैं उसके लिए मतलब बने रहूं या फिर उसको निकाल सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, हमने देखा सर कि अदानी स्टॉक्स में सबसे स्लो मूविंग स्टॉक यही रहा, और उसके पीछे हैंगओवर भी था कि इसमें इस तरह की खबरें थी कि अदानी ग्रुप एग्जिट कर सकते हैं। उस तरह की खबरें हालांकि अभी फ़िलहाल कुछ नहीं आई हैं। जो क्लैरिटी ये आई है कि जो उनका एक्सेसिव स्टेक है 75% सेबी की रेगुलेटरी नॉर्म्स के हिसाब से अदानी और विल्मर दोनों को अपना स्टेक होल्ड करना चाहिए, और इन दोनों का स्टेक करीब 88 से 89% के बीच में है। तो अभी कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि वो अपना स्टेक सेबी की नॉर्म्स पर लेकर आएंगे, यानी कि 75% के या उसके नीचे लेकर आएंगे, जिसके लिए उनको स्टेक डाइल्यूट करना है। रिजल्ट्स भी काफ़ी शानदार देखने के लिए मिले। YOY बेसिस पर कंपनी ने 200 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट दर्ज कराया। सर कैसे देख रहे हैं सर ऑन चार्ट्स ऑन डेटा? चार्ट सेक्टर ज्यादा खराब नहीं है। हमने पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में जो डेफिनेटली पिछले कुछ महीनों से तो ऑलरेडी एक कंसोलिडेशन स्टॉक में हुआ है, बट ये पिछले अगर आप 15 दिन देखेंगे तो 15 दिन में जो प्राइस अपमूव आया स्टॉक 320 330 से लेकर 400 तक, उसमें वॉल्यूम्स काफी बेहतर हुए। और जनरली जब इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद अच्छे वॉल्यूम्स होने लगते हैं तो वो साइन है कि फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट इस स्टॉक में है। इमीडिएट टेक्निकली रेजिस्टेंस 400 410 की रेंज में एक बार वो लेवल्स निकल जाता है, फिर आप एक अच्छे मूव ये स्टॉक में ग्रेजुअली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने पोजीशन
पोजीशंस, एक तो आपकी बाइंग प्राइस भी अच्छी है क्योंकि जो सपोर्ट बेस अब स्टॉक के लिए बन चुका है वो 340 के आसपास, और आपकी 350 की बाइंग है, तो रिस्क का रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है आपके लिए। सो मैं कहूंगा कि आपकी पोजीशंस को आप बने रहे तो आपको अच्छे रिटर्न स्टॉक में बन सकते हैं। बस ये 400 410 का हर्डल अगर स्टॉक क्रॉस होता है तो फिर मैं भी आपको 460 470 तक के लेवल्स भी आगे पोजिशनली ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है संजय गुप्ता जी का। इन्होंने बिरला सॉफ्ट के 100 शेयर लिए हुए हैं 815 रुपये के प्राइस के। बोल रहे हैं कि लॉस में है और कितना डाउन जाएगा सर, एवरेज कब करना चाहिए? फॉलिंग स्टॉक में जहाँ पे व्यू थोड़ा नेगेटिव या ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव है वहाँ पे एवरेज नहीं करना चाहिए। फिलहाल इमीडिएट सपोर्ट जो है स्टॉक के लिए 550 पे ही है। अगर 550 के लेवल टूट जाते हैं तो फिर ये स्टॉक 480 490 तक भी आ सकता है। सो मेरे ख्याल से नई पोजीशंस ना बनाए, आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस है उस पर आप 550 के नीचे के स्टॉप लॉस बना के रखें। इसमें अगर ट्रिगर हो जाता है तो यहाँ पे लॉस बुक करके मे बी आप जो भी कैपिटल आपका रहेगा बचा वो कई और दूसरे बेटर अपॉर्चुनिटीज ढूंढेगा जहां से ये लॉस रिकवर हो जाता है। नॉट सेम के हर बार हम सेम स्टॉक में ही लॉस रिकवरी करने के मौके ढूंढे, क्योंकि जब ट्रेंड खराब होता है बाजार के कंपैरेटिवली तो वैसे स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस लंबे समय के लिए कर सकते हैं। जी, एक हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं बिजनौर से, अरमान सिद्दीकी जी। अरमान जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे पास 1750 शेयर है एमएमटीसी में 102 के भाव पे। ओके सर मेरा 3 महीने का नजरिया, तो उसके लिए क्या राय रहेगी सर? बिल्कुल, लगभग आप ही के भाव पर चल रहा है, 101 रुपये के करीब चल भी रहा है। सर कुछ प्रॉफिट बन पाएगा 3 महीने में एमएमटीसी के अंदर? पॉसिबल है क्योंकि हमने काफी लंबे समय बाद ये जुलाई महीने में स्टॉक में ब्रेकआउट देखा है, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। सो आई थिंक 95 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है स्टॉक के लिए। अगर वो ट्रिगर होता है तो आप इसमें स्टॉक में 115 118 तक के पुल बैक मूव नेक्स्ट 3 महीने में एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो हालांकि हाई बीटा नेम है तो इसके लिए 15-20 रुपए की कोई बड़ी बात नहीं है ये स्टॉक में मूव आना, बट फिलहाल वो टारगेट रखिए। वहां पे जब आएगा तो फिर से आपके पोजीशंस पे रिव्यू करिएगा, क्योंकि यहाँ से वेक्स अगर अप मूव आता है तो कैसे वॉल्यूम्स के साथ आता है वो देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 95 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, 117 118 के टारगेट्स फिलहाल माइंड में रखिए। वहां पे आता है तो फिर एक बार आप वापिस इसको रिव्यू ये स्टॉक पे ले लीजिएगा। जी, रितु सिंह जी का सवाल है एनबीसीसी पर। पूछ रहे हैं कि सर देखें ये कितना ज़्यादा कैसे उठ गया। ये तो अब मैम फंडामेंटली और टेक्निकली हमने देखा कि काउंटर में एक अच्छा मूव देखने के लिए मिला है। 40-50 रुपए का ये शेयर था और काफ़ी तेज चला है ये काउंटर पिछले कुछ समय में। एनबीसीसी में सर क्या लग रहा है आपका व्यू? व्यू तो यहाँ पे काफी पॉजिटिव है क्योंकि इतना चल रहा है इसके लिए, क्योंकि ये स्टॉक में आप पोजिशनली देखिए तो काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट है। जब भी प्राइस ऊपर जाता है तो अच्छे वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, करेक्शन आता है तो वॉल्यूम्स इतने नहीं है। और रिसेंटली भी ये स्टॉक ने 190 192 के आसपास के हाई बनाए थे। तो जो करेक्शन आया वो करेक्शन में क्लियर ये इंडिकेशन है कि इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी स्टॉक में देख रहे हैं। सो जब ऐसे लॉन्ग टर्म चार्ट सक्सेस पॉजिटिव हो और स्टॉक बाजार के साथ साथ अगर करेक्ट होता है तो लो लेवल से ऐसे स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट नो ऑलवेज आता है। सो पोजीशंस है तो होल्ड करें क्योंकि ब्रॉडर ट्रेंड स्टॉक का काफी स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक यहाँ से कभी काफी अच्छे रिटर्न्स ये स्टॉक में पोजिशनली बन सकते हैं। जी, सारांश जी का सवाल है बीईएमएल पे। सर बोल रहे हैं कि बहुत लॉस हो गया है, बाइंग 5170 की है, क्या करूं? और आई एम ए बिग फैन ऑफ योर सर, थैंक यू वेरी मच सर सारांश जी। एंड बीईएमएल में बहुत लॉस हुआ है सर, बार बार रिपीट मत करिए एक ही लाइन को, अगर कुछ नया है तो उसमें बताइए। बिल्कुल, तो इनकी 3 बार इन्होंने एक ही लाइन को लिख दिया। बीईएमएल में सर 5170 रुपये की इन्होंने खरीद की हुई है, लॉस काफ़ी हो रहा है। तो शारद जी आपको यही सलाह रही कि अभी ऐसे भाव पे कि जहाँ पे लॉस बुक करना नहीं चाहिए फ्रेंकली इतना नो, क्योंकि स्टॉक ब्रॉडली देखेंगे तो सारे के सारे डिफरेंट स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी आई थी। तो जैसी तेजी फास्ट होती है तो जब भी मार्केट करेक्शन में जाते हैं तो उनमें अनवाइंडिंग भी वैसे ही थोड़ी शार्प रहती है। बट फ्रेंकली ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लॉस बुक करना चाहिए, आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखना होगा। एवरेजिंग अभी मत कीजिए। अगर आपको कोई भी डिप में 3600 के अराउंड ये स्टॉक मिल जाता है, 3600 के आसपास, तो आई थिंक 3500 3600 वो अच्छे लेवल्स रहेंगे कि जहाँ पे स्टॉक के रिवर्सल्स वापस से बनने के चांसेस रहेंगे। तो वहां पे अगर आपको मिलता है तो उधर एवरेजिंग को देखिए, बट बाकी तब तक ये लेवल्स नहीं है कि जहाँ पे आपको लॉस बुक ये स्टॉक में करना चाहिए। तो जो आपकी पोजीशंस है उसको ऐसे ही होल्ड करें और थोड़ा पेशेंस रखें। अभिषेक चौधरी जी का सवाल है हुडको पर। इन्होंने 317 रुपये के खरीदे हुए हैं सर, थोड़ा लॉस हो रहा है इनको भी। पूछ रहे हैं कि रिजल्ट्स हैं 12 अगस्त को, कुछ एडवाइस करें कि कहाँ तक किस तरह से काउंटर मूव करेगा।
आपके कॉस्ट प्राइस के आसपास शायद वापस मूव आ सकता है। 320 के आसपास स्टॉक में हर्डल है और आपकी बाइंग भी 317 के आसपास है। सो आई थिंक पॉसिबल है 320 तक का एक बुल गैप मूव स्टॉक में रहेगा। मेजर सपोर्ट स्टॉक में 265 270 थोड़े पोजिशनल चार्ट्स पे है। सो ओवरऑल ट्रेंड स्टॉक का पॉजिटिव है। जो करेक्शन भी आया है उसमें कोई ऐसे बड़े वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है। 265 270 सपोर्ट है, 320 के आसपास आता है आपके कॉस्ट प्राइस के आसपास, वहां पे एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिएगा। जी। तानवी जी का सवाल है ऑयल इंडिया पर। वैसे तो इसके रिजल्ट्स पर मैं विस्तार में बात करने वाला था, लेकिन सर टेक्निकल कुछ व्यू बता दीजिए। रिजल्ट्स ठीक आए हैं, अगर देखने से ख़राब हैं लेकिन उम्मीद से अच्छे हैं। ऑयल इंडिया सर क्या करें? ये टेक्निकल भी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। आप पिछले कुछ दिनों में देखिए तो जो मार्केट में करेक्शन आया उसका कोई असर ये स्टॉक पे नहीं हुआ। एक आध दो दिन के छोटे मोटे करेक्शन से उसके बाद फिर से अपट्रेंड का रिजम्पशन हुआ है। हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर्स कंटिन्यूड है। तो ऐसे स्टॉक्स जो गिरते हुए मार्केट में आउट परफॉर्म करते हैं वो क्लियर स्ट्रेंथ दिखाते हैं और ऐसे स्टॉक्स आपको मिड टू लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे रिटर्न्स बना के कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं। सो फिलहाल तो मोमेंटम कहीं पे भी नेगेटिव नजर नहीं आ रहे। अगर आपने ऑलरेडी पोजिशन बनाई हुई है स्टॉक में तो सडनली स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। जी। रजनेश पाल जी हमारे साथ फरुखाबाद से जुड़े हैं और फ़ोन लाइन पर। पाल साहब हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। सर IRS के 200 शेयर हैं सर 190 के भाव पे। लॉन्ग टर्म व्यू है सर, क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म व्यू है। शेयर IRFC है सर आपके पास? जी। 200 शेयर 190 रुपये के भाव के। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। सर क्या करें? होल्ड कीजिए। लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर्स पॉजिटिव है, बट अगेन जैसे मैंने दूसरे पीए काफी सारे आज विवेक जी क्वेरी जैसे PSU नेम्स पे ही है, बट ये सारे सारे काफी सारे PSU नेम्स रिसेंटली देखेंगे तो जो काफी चल चुके थे। मार्केट एक करेक्टिव फेज में आया है तो इसीलिए इनका करेक्ट होना भी थोड़ा सा डेफिनेट था। आई थिंक शॉर्ट टर्म में आपको कंसोलिडेशंस देखने मिलेंगे, बट लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड स्टॉक का अभी भी इंटैक्ट है। सो आप 160 के आसपास ये स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आपकी जो पोजीशंस है उनमें ऐसे ही बने रहे। अगर आप फ्रेश खरीदारी और ऐड करना चाहते हैं तो अगर नियर फ्यूचर में कभी 160 के आसपास के डिप मिल जाते हैं तो वहां पे एक फ्रेश बाइंग भी स्टॉक में कर सकते हैं। जी। यहाँ पर एक और दर्शक हैं, मिस्टर विवेक कुमार हैं, उनके पास शिपिंग कॉरपोरेशन है, 500 शेयर हैं सर 350 रुपये के भाव के। पूछ रहे हैं कि सर लॉस बुक करने के। अब तो लोग सर थोड़ा सा पेशेंस खोते जा रहे हैं। जितने मोमेंटम में सारे PSU नेम्स आ रहे थे, अब ये मोमेंटम में तो है नहीं, अब ये मोमेंटम थोड़ा लूज़ कर रहे हैं, तो लोगों का पेशेंस भी लूज़ हो रहा है। नहीं तो यही है कि नजरिया काफी इंपॉर्टेंट है कि वेदर आप कोई स्टॉक ट्रेडिंग के लिए लेते हैं तो उसको ट्रेडिंग के नजरिए से ही देखिए और वैसे ही आप अपनी पोजीशंस को एग्जिट भी देखें। बट लेकिन अगर आप सोच के लेते हैं कि मैं इसको लॉन्ग टर्म में रखूंगा आने वाले 4 साल 3 साल 5 साल और ये करेक्शन आया है तो आई डोंट थिंक आपको ज्यादा डरने की करेक्शन में जरूरत है। तो आपकी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं अगर आप मिड टू लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। बट हाँ, कोई भी स्टॉक में अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग के लिए आपने लिया हो और अगर स्टॉक नीचे आया हो तो उसमें स्टॉप लॉसेस रखना भी काफी जरूरी है। ट्रेडर से ट्रेडिंग पोजीशंस पे इन्वेस्टर ना बने, यही मेरी सलाह रहेगी। सो डिपेंडिंग के आपने क्या व्यू क्या टाइम फ्रेम के पास से लिया था उसके ऊपर ये डिसीजन ले। फिलहाल तो अगर मैं शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से देखूं तो स्टॉक अभी सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रही है। 245 से 250 का रेंज है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टॉक के लिए। हिस्टोरिकली भी पिछली बार जून महीने में स्टॉक ने यही लो बना के फिर वो नए हाईस तक 350 370 तक गया था। सो 245 के लेवल्स इंटैक्ट है। तब तक ऑलरेडी करेक्शन आ चुका है। प्राइस वाइज हो सकता है कुछ टाइम वाइज करेक्शन कुछ समय का स्टॉक में हो, बट 245 नहीं टूटता है तब तक आई डोंट थिंक कि आपको ये स्टॉक में लॉस बुक करना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर सर ने बता दिया कि सर आपको किन लेवल्स तक अपने पेशेंस को संभाल कर रखना है। रुचित जी, आप से चलने से पहले कुछ आपकी कोई टॉप पिक हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? जी विवेक जी, मैं सन फार्मा एक ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ कि जो हमें यहाँ पे पसंद आई। सो आई थिंक आई विल स्टिक टू दैट ओनली। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू विवेक जी फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो टुडे। आवर प्लेजर सर, ऑलवेज।